नींव क्यों पड़ी, यह आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इस अभियान की नींव क्यों पड़ी और इसकी आवश्यकता क्यों है, इस बारे में जानकारी प्रत्येक अभियानी भाई को भी होना चाहिए और हमें भी होना चाहिए। तो ये बात शुरू होती ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हिंदुस्तान में कदम रखा तो सन 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय भारत के सम्राट अकबर थे, बादशाह अकबर, और अंग्रेजों ने यह प्रयास किया कि हमें हिंदुस्तान में व्यापार करने की अनुमति मिले, परंतु बादशाह अकबर ने उनको मना कर दिया। तो अपनी चापलूसी की नीयत को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों ने अंततः शाहजहां जी से वो अनुमति प्राप्त कर ली और धीरे धीरे, चूंकि उस समय हिंदुस्तान में रियासतें बहुत थी, आज हम देखते हैं कि 28, 30, 32 राज्य में कन्वर्ट हो गया। पहले 400 से ज्यादा शायद रियासतें थी, जिससे मतलब रियासतें ज्यादा थी तो छोटे राजा बड़े राजा एक दूसरे को देख के जला करते थे। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और इसका फायदा उठाने में उनको 150 वर्ष लग गए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जहां बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। उस समय आज की जो दिल्ली है, उस समय बंगाल वो हस्ती रखता था। तो सिराजुद्दौला के पास 50,000 से ज्यादा का युद्ध हिंदुस्तान या सिराजुद्दौला कह लीजिए कि हार गया। ये पहला ऐसा किला था जो अंग्रेजों के हाथों में जोरदार तरीके से पड़ा। उसके बाद उनका मन और बढ़ गया। बाद में उन्होंने बक्सर की लड़ाई भी जीत ली, सम्राट शाह आलम को हराया, आलमगीर को हराया, धीरे धीरे नवाब वाजिद। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय लोग विरोध नहीं करते थे। 1857 के पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। आप देखेंगे, अगर पढ़ेंगे इतिहास में जाएंगे तो तिलका मांझी का विद्रोह, चबड़ा पहाड़िया का विद्रोह हुए हैं, लेकिन इतिहास ने उन सभी विद्रोहों को नजरअंदाज कर दिया। हमारे 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ, जिसकी परिणति 31 मई को होनी थी, वो जल्दबाजी में 29 मार्च को हो गई और हमारे शहीद मंगल पांडे जी ने इसकी शुरुआत की और उन्हें शहीद होना पड़ा। उसके बाद 20 से 30 साल तक क्रांति रुक गई। फिर जब सावरकर जी आए 1900 के दशक में, तो उन्होंने सबसे पहले संपूर्ण स्वराज का नारा हिंदुस्तान को दिया और 1857 की क्रांति को, जिसे अंग्रेजी छिटपुट गदर, जैसे दो मंडल लोग आपस में झगड़ा कर लेते थे ना, उस टाइप का अंग्रेजों ने कह दिया कि 1857 में ऐसा झगड़ा हुआ था। पहली बार स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने 1857 के उस समर को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक को अंग्रेजों ने बैन कर दिया, और भी दो देश में, इंग्लैंड में भी नहीं आने दिया और भारत में भी नहीं। तो इसके लिए हम सावरकर जी का बहुत बहुत आवन किए, उस समर को स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। अब उसके बाद चलते हैं 1900 के बाद, जब योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी का एक केंद्र था हमारा वाराणसी। बनारस में भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल के साथ में अशफाकुल्लाह खान जी, ठाकुर रोशन सिंह, ऐसे यहाँ भी का नाम था HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हालांकि इसका पहले नाम HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में जब भगत सिंह आया, तब 23 साल के भगत सिंह, 24 साल के सुखदेव और 22 साल के राजगुरु 15 साल की उम्र में होती में बलिवेदी चढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। वही शहीद भगत सिंह 100 से ज्यादा दिन का उन्होंने उपवास किया। आज अगर कोई 10-20 दिन का एक अनशन कर देना, तो पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के माध्यम से जैसी क्रांति फैलती है, उस समय ऐसी क्रांति नहीं थी। हमारे वो लाडले भाई, हमारे वो लाडले बुजुर्ग 23-23 साल की उम्र में कई दिन, महीने के महीने उपवास करके इस मातृभूमि को आजाद कराने के लिए बलिदान हो गए। गरम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो पूरे हिंदुस्तान में, अखंड हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अखंड हिंदुस्तान का मतलब उस समय पाकिस्तान, लाहौर, ढाका, बांग्लादेश, हिंदुस्तान पूरा एक था, और इसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित चंद्रशेखर आजाद। आप लोग जानते हैं, आजाद जी का जब हम नाम लेते हैं तो एक ही छवि उभरती है कि मूंछों को ताव देता हुआ एक युवा, और उनकी एक हाथ अपने पिस्टल पर, उनके मौजर नाम था उस पिस्टल का। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आज इस देश के लोगों को कितना पता है? इनके बारे में किताबों में आपको कोई ब्यौरा नहीं मिलेगा। किताबों में हमें ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो लगभग यूजफुल नहीं होती हैं। कुछ तो यूजफुल होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें 90% ऐसे ज्ञान परोसे जाते हैं जिनका उपयोग नहीं होता है। आज यहाँ पे जुड़ा है कि वेस्ट इंडीज में काले लोग पैदा होते हैं, बराबर है, पढ़ाया जाता है। तो हम क्या करें भाई?
है ना। हमें कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ऐसी ऐसी रेखाएं जाके कहाँ गिरती हैं, क्या गिरती हैं, ये सब पढ़ाया जाता है। इसके बदले आप आजाद जी को क्यों नहीं पढ़ाते? लोगों ने अपनी जानें दी है, माओ ने अपने लालों को कुर्बान किया है, उनकी कुर्बानियां हम क्यों व्यक्त कर दें? स्वतंत्रता क्रांति के पश्चात एक किसी विशेष जो शांतिप्रिय तरीके से आजादी का प्रयास कर रहा था, उन लोगों को तो जो कुछ मिलना चाहिए किसी कार्य के परिणाम स्वरूप वो सब मिल गया, है ना। सत्ता भी मिली, पावर भी मिला, नाम भी मिला और नामकरण भी बहुत हुए। लेकिन फ्रीडम फाइटर जितने थे इनको क्या मिला? आपने किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम किसी क्रांतिकारी के नाम पे सुना है क्या? सुना है क्या? नहीं सुना है। आपने भारत रत्न सुना है किसी HRA के क्रांतिकारी को दिया गया हो? सबको मिल जाता है और जो पॉलिटिशियन है वो ले भी लेते हैं, लेकिन जिन्होंने देश के लिए जान दी वो भारत रत्न नहीं है क्या? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत सारे ऐसे पुरस्कार बांटे जाते हैं, उन लोगों के नाम से मरणोपरांत नहीं दे सकते आप? देना चाहिए। आप बताइए किसी एयरपोर्ट का नाम इनमें से किसी के नाम पे आप जानते हैं? अशफाकुल्लाह खान हवाई अड्डा, चंद्रशेखर आजाद हवाई अड्डा, राजगुरु हवाई अड्डा, ऐसा कुछ सुना है आपने? किसी देश अपने यहाँ पे किसी राज्य का नाम, किसी जिले का नाम, कुछ भी ऐसा है क्या? इन्हें दिया ही नहीं गया सर। और हम जब केंद्र सरकार से ये पूछते हैं कि शहीद का दर्जा है, ये जो HSRA के क्रांतिकारी हैं, इन लोगों का भारतीय सरकार में वास्तव में क्या स्थान है, तो वहां से हमें जवाब आता है कि आप संस्कृति मंत्रालय से पता करें, आप दूसरे विभाग से पता करें, हमारे पास सटीक जानकारी नहीं है। हमारे में भी जो हमारे धरोहर हैं उनकी जानकारियां लेने अब हमें इंग्लैंड जाना पड़ेगा क्या? ये शर्म की बात है कि नहीं है? ये सारे के सारे क्रांतिकारी, आपको मैं आजाद जी के बारे में बताता हूँ कि वो जब पूरे हिंदुस्तान में क्रांति करते थे तो 27 वारंट अंग्रेजों ने उनके खिलाफ निकाले थे। कितने वारंट? 27 वारंट। हमको क्यों एक भी कांड उनका नहीं बता गया कि आपने 27 ऐसे कौन से काम किए जो। लेकिन आजाद जी के बारे में आज हमारे बच्चों को कितना पता है? हमारे बच्चे तो एंड्रॉइड में घुसे रहते हैं, है ना। उन्हें खाना भी खिलाना है तो आपको मोबाइल दिखाना है, आपको यूट्यूब नहीं है। ये शर्म की बात। बच्चों से आप आजाद जी के बारे में पूछिए ना, उनको बताइए ना। डोरेमोन हीरो बनाने की बजाय आजाद जी को हीरो बनाइए ना। बना सकते हैं ना, राजगुरु जी को हीरो बना सकते हैं ना। तो क्या जरूरत है कि हम उनको एक कार्टून के दायरे में सीमित कर दें? कल को उनका भी दिमाग यही होगा, जो खोखली शिक्षा हम पढ़ के पढ़े हुए वही खोखली शिक्षा उनको भी मिलने वाली है। अच्छा, आपको कहीं रोड पे आप चलते हैं, कोई आपसे पहाड़ा पूछता है क्या? आप कहीं फंस गए तो बोलते हैं 26 का पहाड़ा सुनाओ, छोड़ देंगे। कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता है ना। तो पहाड़ा करने की बुरा भाग अगर आपको करने आ गया तो बहुत हो गया ना। आपको 26 तक पहाड़ा मत पढ़ाओ, हमको अंग्रेजी बहुत ज्यादा बोलने मत सिखाओ। अंग्रेजी बोलने हमको वैसे भी शर्म आती है, जबरदस्ती बोलना पड़ता है इसलिए बोलते हैं। लेकिन वो अंग्रेजों की चीजें अभी भी फॉलो की जा रही हैं, अभी भी चलती हैं। आज भी अदालतों में माय लॉर्ड ही कहा जाता है, आज योर ऑर्डर भी माननीय न्यायाधीश क्यों नहीं कहते? हम नहीं कहते ना। अंग्रेज हमारे वकील भी दलील करेंगे तो उसी भाषा में। तो चंद्रशेखर आजाद को जब किसी ने टिप दी, जब वो आनंद भवन में मिलने गए थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छुड़ाने की मंत्रणा करने और मदद मांगने गए थे। उसके बाद वे अल्फ्रेड पार्क में आते हैं, वहां पे 80 पुलिस वाले उन्हें अचानक से घेरते हैं। कितने? 80 पुलिस वाले घेरते हैं। एक अकेले लड़के को 80 पुलिस। आप अंदाजा लगाइए कि एक अकेला व्यक्ति 80 लोगों का कितनी देर सामना कर सकता है। यहाँ पे 10 जन किसी एक जन को मारना हो तो कितना समय लेंगे? मुझे लगता है 2 से 3 मिनट, और मेरे जैसे डेढ़ फुटियों को निपटाना हो तो 1 मिनट काफी है ना। और किसी हट्टे कट्टे के लिए आपको हो सकता है 10 मिनट लग जाए। आप यकीन करिए, चंद्रशेखर आजाद 32 मिनट तक उन 80 लोगों से लड़ते रहे। 32 मिनट तक किसी को 80 लोगों को, उन 80 लोगों के हाथ में बंदूक थी सर। 80 लोगों को भय के साए में बरकरार रखना, ये चंद्रशेखर आजाद जी जैसा व्यक्ति तो ही कर सकता है। मैं चाहूंगा आप लोग चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर एक बार, वो अगर कहीं देख रहे होंगे तो उनके लिए आप लोग एक बार ताली हो जाए। उन सब लोगों का एक ही नारा होता था, रगों का हर रुधिर रेशा विजय रथ सारथी होगा, बदन जलकर वतन के वास्ते भस्मारती होगा, हमारी सांस के अंतिम सफर की शोर की धुन से लिखा जो शब्द जाएगा वो जय मां भारती होगा। जय हिंद अभियान की शाखाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
और गुजरात, पश्चिम बंगाल, मतलब अब ये राष्ट्रीय स्तर पर अपना पैर पसार चुकी है। एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहूँ कि जय हिंद अभियान का कभी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं रही है। बीच बीच में कुछ लोगों को ऐसा शक होते रहता है, जैसे गोपाल जी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई राजनीतिक, जिस दिन इस अभियान की बातें मान ली जाएंगी उसी दिन इस अभियान को बनाना की निरंतरता में बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे संतों ने भी कहा है, करत करत अभ्यास से, मतलब कि अगर एक काम आप रोज करेंगे। सर पहले सिर्फ मैं और गोपाल जी इस बारे में संकल्पना किए थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। 70 साल हो गया यार उन लोगों को गए हुए, शहीद हुए, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन आज धीरे से हमने देखा कि पंजाब में आज शहीद दिवस के नाम पे छुट्टी घोषित की गई है। हर पूरे देश में, हर राज्य में होना चाहिए। मैं आप लोगों को श्लोक सुना देता हूँ, सब लोग एकदम गंभीर हो, ऐसा है ना, क्रांतिकारी वाले मोड में आ गए सब। नसबंदी जानते हैं ना? तो गांव में जब चले गए तो गांव वालों की बैठक बुलाई गई, तो कलेक्टर जी ने कहा कि नसबंदी के ये फायदे होते हैं, परिवार नियोजन मगड़म भाई, जो उनको बताना था सब बताया उन्होंने। तो एक लड़का था कोई जय हिंद अभियान टाइप का, वो खड़ा हो गया, बोलता है गुरु एक बात बताओ कलेक्टर साहब, आपने नसबंदी कराई है क्या? तो कलेक्टर बोले नहीं यार मैंने तो नहीं कराई। अच्छा वो जो मंत्री आए हैं वो? बोले नहीं वो भी नहीं कराए हैं। बोले वो अध्यक्ष साहब वो? बोले वो भी नहीं कराए हैं। तो कलेक्टर साहब बोले बेटा मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, देखो हम लोग समझदार लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमको पता है परिवार नियोजन से क्या फायदा होता है। तो लड़का बोलता है तो ससुर हमको भी पढ़ाओ लिखाओ ना, सीधे चले जाए हमारे, है ना। उसने बोला कि हमको भी पढ़ाओ लिखाओ ना, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग के पास पावर है, ताकत है, तो उस बल पे आप लोग ऐसे किसी अत्याचार से अपने आप को बचा लेते हो। और भोले भाले अनपढ़ गांव वालों को आप लोग मतलब अपनी मनमानी रेडियो देते थे उस समय, फिलिप्स का बाजा देके नसबंदी करवाई जाती थी। खैर जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक भी है। तो मैं ये बता रहा था कि निरंतरता, मैं रोज एक मैसेज इसलिए भेजता हूँ, कभी कभी 2 भी भेजता हूँ। 4 साल से मैंने रोज भेजा है, वो इसलिए मुझे पता है सब लोग पढ़ते नहीं है। आपको ये भी बता दूं, मुझे पता है कि सब लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि मैं 8000 लोगों को मैसेज भेजता हूँ, 4 ही लोग बदले में जय हिंद बोलते हैं। कितने? 4 लोग, बाकी 7900 कितने बचे? ये लोग हमको क्या समझते होंगे, साले के पास कोई काम नहीं है, सवेरे सवेरे है ना एक भेज देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, वो पढ़े ना पढ़े मैं अपनी आदत क्यों खराब करूं, है ना। मैं भेजता हूँ, आज 2 जन से शुरू होकर ये कारवा हमारा 20,000 के ऊपर लोगों तक पहुंच गया है। निरंतरता लोग हमसे हमें भी देखते हैं ना। अगर मैं बोलूं कि आप कंटिन्यू रखिए तो हमसे भी तो वो सीखते हैं ना, यार ये आदमी रोज करता है, कोई पढ़े या ना पढ़े ये रोज करता है। तो अगर हम एक फीट का गड्ढा 50 जगह खनेंगे तो पानी नहीं आएगा, लेकिन अगर एक ही जगह 50 फीट खन देंगे तो आ जाएगा ना पानी। इसीलिए ब्रूस ली कहता था कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जो 5000 तरीके व्यक्ति से डरता हूं, जो एक ही तरीके से 5000 बार मार सकता हो। समझे आप इसका कि एक ही तरीके से, मतलब आप जो ठान लिए हैं वो ठान लिए हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाइए, बीच में डगमगाइए मत। हमने ये संगठन खोला, बहुत सारे लोग अन्य तरह के कामों के लिए भी अप्रोच करते हैं, चलो स्वच्छता अभियान करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, वो हम लोग शौक बस कर लेते हैं। लेकिन जय हिंद अभियान का लक्ष्य स्वच्छता अभियान नहीं है, ब्लड डोनेशन कैंप नहीं है, इसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारियों को उनके हक का बचा हुआ सम्मान दिलाना है, और वो हम लोग दिला के रहेंगे। गोपाल जी ने कहा हमारे बड़ेरी पे तो क्या बोलते हैं, अम्मा कोई आने वाला है। आता था ना पार्ले जी लेके, पहले हमारे मामा जी, पहले पार्ले जी सबसे ज्यादा महंगा होता था, वही पार्ले लेके आता, और हम लोग मामा पे ध्यान नहीं, वो पार्ले पे नजर रखते थे, कब हमको मिले कब हम लेके भागे। तो ये सिम्टम साइंस होता है ना, संकेत विज्ञान। सूर्य ग्रहण का ज्वार भाटा से क्या संबंध है, लेकिन संकेत विज्ञान है। रोड पे अभी कोई वोमिटिंग करता हुआ मिले तो हम क्या करेंगे, उसको लेके क्लिनिक में जाएंगे, है ना, या अस्पताल में बगल में भैया बीमार है। लेकिन हमारे घर में कोई नवविवाहिता स्त्री अगर वोमिटिंग करे तो मिठाई की दुकान पे जाएंगे, है ना, क्या है, हम डॉक्टर हैं, हमको पता है क्या हुआ है ना। ये संकेत विज्ञान है, संकेत देती है प्रकृति हमें। भगवान राम को भी जब सीता माता का पता लगाने जा रहे थे तब इस प्रकृति ने टेस्ट लिया था, सुरसा और कौन लंकिनी एक से एक निशाचर भेज के टेस्ट लिया था। जब देवताओं का पक्ष लेने से, उनका परीक्षा लेने से नहीं चुकी, तो हमारा आपका टेस्ट लेने से चुकेगी क्या?
चुकेगी क्या? सब लोग ठंडे। तो चंद्रशेखर आजाद जी को आप लोग नहीं चाहते क्या भारत रत्न मिले? है ना? मिले तो कोई नहीं, मिलने के लिए करेंगे क्या? बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ना, वो देने के लिए साथ देना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तन मन से आप लोग भी अभियान के साथ जुड़िए। बिना अच्छा वो 100 जन का आयोजन ये 26 जनवरी का था, तो 26 जनवरी में प्रशासन ने एकदम से बंद कर दिया था पूरा कि नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम हॉल वालों को बोले भाई अभी तो क्या करें, फिक्स हो गया हमारा। तो बोलते नहीं सर आप आगे डेट बढ़ाओ, हम दूसरा वाले तरीके से नहीं जाएंगे। 23 मार्च पता होता था क्या किसी को? आज जितने लोग मोबाइल लिए होगा, अपना मोबाइल खोलेंगे तो आप सबको 23 मार्च हर ग्रुप में मिलेगा, हर किसी का स्टेटस मिलेगा। ये जागरूकता ही है ना, यही है सिम्टम साइंस। इसीलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि साथ दीजिए। जिसे सींचा लहू से है वो हरगिज खो नहीं सकती, सियासत चाह कर बीज हरगिज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। जय हिंद। संचालन करेंगे पवन तिवारी।